नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, 2024 के जनादेश के बाद पहली बार सरकार और विपक्ष की नई संसद में सामना हुआ। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई, सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस बार ज्यादा बड़ी तादाद में लौट कर आया। विपक्ष पूरी ताकत से एकजुट होकर सरकार को घेरता नजर आया। विपक्षी सांसद संविधान की कॉपी लेकर संसद में आए। संसद के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो संसद के बाहर खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल रखा था। संविधान के ही मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इमरजेंसी की याद दिला दी। 25 जून को पीएम मोदी ने लोकतंत्र पर काला धब्बा जताया। पहले दिन का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि संविधान, नीट, भ्रष्टाचार जैसे शब्द संसद में अब हर दिन गूंजने वाले हैं। और इस बार संसद में विपक्ष का क्या प्लान है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा के नंबर गेम की बात करें तो इस बार तस्वीर 2014-2019 के मुकाबले अलग होगी। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। 2 चुनाव बाद पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से पीछे रह गई और लोकसभा में एनडीए का संख्या बल 293 है। विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस को 99 सांसद मिले। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के कुल 233 सांसद हैं। इस नंबर गेम की अगली परीक्षा अब 26 जून को होगी, जब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष में उम्मीदवार उतारती है तो ऐसा पहली बार होगा जब इस पद के लिए चुनाव की नौबत आएगी। और ऐसे में विपक्ष की रणनीति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष की रणनीति क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका। पहले और दूसरे दिन का हाल में बहुत हुए लोकसभा चुनाव में किए गए सांसद अपने पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद से सदन के आधिकारिक तौर पर सदस्य बन जाएंगे। और कई सांसद ऐसे हैं जो पहली बार सांसद पद की शपथ लेंगे। सांसद बनने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को सांसद को मिलने वाली सुविधाएं क्या हैं, वो कैसे आम से खास लोगों की गिनती में शामिल हो जाएंगे, ऐसे में जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि सांसदों को क्या सुविधाएं और कितनी सैलरी मिलती है। संसद और सदस्य को लेकर हर जानकारी आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दूंगा, जिसे आप जानना चाहते हैं। हर किसी के जहन में इस सवाल होता है कि आखिर सांसद को कितने पैसे मिलते हैं, उसका काम क्या होता है, मंत्री, सांसद, राज्य मंत्री, प्रभार मंत्री में क्या फर्क होता है। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों से लेकर 262 सांसदों ने शपथ ली। कुछ सांसद जो बच गए वो कल शपथ लेंगे और 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला इस सत्र के
दौरान कुल 8 बैठक होने वाली हैं। 18वीं लोकसभा के सत्र का नजारा बदला बदला सा इस बार नजर आ रहा है। संसद में विपक्ष के नेता एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। 10 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं है और सहयोगियों के दम पर इस वक्त सरकार चला रही है। विपक्ष 10 साल में पहली बार बहुत मजबूत हुआ है और यह मजबूत 18वीं लोकसभा के पहले दिन नजर भी आया। विपक्ष ने यह बता दिया कि वो इस बार फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास पूरा मौका है। पेपर लीक, संविधान जैसे मुद्दे को विपक्ष अब सड़क से लेकर संसद तक ले जाने के पूरे मूड में है। बड़ी तैयारी है और इसकी गूंज पहले दिन संसद में सुनाई दी। और इस सत्र में कुछ खास शब्द हैं जो आपको बार बार सुनाई देते रहेंगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रभावित करते रहेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर संविधान, नीट पेपर लीक का मुद्दा, आम आदमी का मुद्दा जिसमें महंगाई, रोजगार की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी। आपातकाल के बहाने संविधान पर जवाब दिया जाएगा, निशाना साधा जाएगा। संसद सत्र के इन शब्दों से इस सेशन में आपको खूब सारे ऐसे शब्द सुनाई देंगे। इसका ट्रेलर आप पहले दिन देख चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान के शपथ के समय तो विपक्ष नीट का नाम जपता दिखाई दिया और यह मुद्दा इस बार संसद में आगे भी आपको गूंजता नजर आएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से संसद में जब हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री शपथ ले रहे थे तो विपक्ष किस तरीके से नीट करके लगातार संसद में आवाज कर रहा था। जरा सुनिए एम्बियंस के जरिए। श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के पहले दिन इंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथों में संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा पहुंचे थे। साथ ही संविधान लेकर विपक्ष ने मार्च भी किया था। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी दल के नेता संविधान के साथ संसद भवन में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में शपथ लेने पहुंचे थे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान की कॉपी को लहराया, उनको दिखाने की कोशिश की। जब राहुल गांधी से यह पूछा गया कि क्या विपक्ष का संदेश जनता तक पहुंच रहा है तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं और इसके पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, जिसके जवाब में संविधान बदल देंगे के नैरेटिव से विपक्ष ने इस लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत कर लिया। पूरे चुनाव में विपक्ष लोगों को समझाता रहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, जिसका उससे फायदा हुआ है। इसलिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी संविधान पर राजनीति को अगले स्तर पर ले जाने में जुटी हुई है। कांग्रेस से लेकर विपक्षी दल इस बार जबरदस्त खुश हैं क्योंकि राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर पिछले 15 दिनों की बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए एनडीए सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है
कि इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोग की आवाज उठाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, एनडीए सरकार के पहले 15 दिन में भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमला, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नीट का पेपर लीक, दूध, दाल, गैस, टोल महंगे, आग से धधकते हुए जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम ना होने से मौतें। अब अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी ने पहले दिन ऐसा क्यों लिखा। इसके सियासी बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। ये पिछले 15 दिन की बात जब राहुल गांधी ने की है, तो सोचिए कि अगले 15 दिन क्या होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संसद के पहले दिन एक तरफ विपक्ष संविधान और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर एग्रेसिव मूड में है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि उनके तेवर भी नरम पड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने संसद सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करने के दौरान यह कहा और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में हिंदुस्तान में 50 साल पहले लगे इमरजेंसी की याद दिलाई, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के अध्यक्ष को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से दोनों अपनी मंशा साफ साफ बता रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, फिलहाल 25 जून तक सांसदों के शपथ का काम चलेगा, लेकिन 26 जून का दिन बहुत अहम होने वाला है। 26 जून को सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत का एहसास होगा। 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। बीजेपी की रणनीति जहां स्पीकर चुनाव के जरिए यह संदेश देने की होगी कि एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ हैं और गठबंधन में किसी तरीके का कोई विरोधाभास नहीं है। विपक्ष की रणनीति यह है कि स्पीकर चुनाव के बहाने सरकार को डिप्टी स्पीकर पद देने से उसे मजबूर किया जाए। लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष को भी उम्मीदवार उतार देना चाहिए। ऐसा पहली बार होगा जब इस पद के लिए चुनाव की नौबत आएगी। ऐसा हुआ तो आम सहमति से स्पीकर चुनने की अब तक चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा डिप्टी स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी को मिलता रहा है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि संख्या बल सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में है, ये जानते हुए भी विपक्ष उम्मीदवार उतारने की बात कर रहा है, तो उसके पीछे संसद से एक संदेश देने की रणनीति है, जो नतीजों के बाद से विपक्ष ये कहता रहा है कि इस बार सरकार को खुली छूट नहीं देंगे। विपक्ष परंपराओं का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है।
और उम्मीदवार उतारने के पीछे भी यही संदेश देने की रणनीति नजर आ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से चुनाव हुए उसके बाद से लगातार यह बात कही जा रही थी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून के आने के बाद से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। सरकार का गठन हो गया, मंत्रिमंडल की शपथ भी हो गई। इस तरह अब देश के सामने 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। 18वीं लोकसभा कई मायनों में बहुत खास है। 60 साल बाद पहली बार लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहा है। 18वीं लोकसभा का सत्र नए संसद भवन में हो रहा है। 2014-2019 की तुलना में इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। 18वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार है और एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद है। इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। 10 साल में पहली बार लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 साल से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मामलांकन नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। और 16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 44 सांसदों वाले कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया था। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के 52 सांसदों की अगुवाई अधीर रंजन चौधरी ने की थी। उन्हें भी कैबिनेट जैसे अधिकार नहीं दिए गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का कोई नेता हो सकता है। इसमें कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से लेकर खुद राहुल गांधी तक का नाम सामने चल रहा है। इसको समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, उसकी सुविधाएं क्या होती है, काम क्या होता है और उसकी तनख्वाह सैलरी कितनी होती है। नेता प्रतिपक्ष की कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की अहम भूमिका होती है। इन नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी लोकतंत्र को मजबूत करती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ईडी, सूचना आयुक्त, लोकपाल की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष राय बहुत ज्यादा मायने रखता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत शक्तिशाली, ताकतवर होता है। यह पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की तरह वेतन, भत्ते और दूसरी जो सुविधाएं होती हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के लेवल का घर भी मिलता है। कार ड्राइवर के अलावा सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को करीब 14 स्टाफ की भी सुविधा मिलती है, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। नेता प्रतिपक्ष जैसा खास पद इस बार कांग्रेस के खाते में जाने वाला है, जिससे लोकसभा में विपक्ष और भी ज्यादा मजबूत होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 18वीं लोकसभा में संसद पहुंचे सांसदों में ज्यादातर सांसद वो हैं जो फर्स्ट टाइम वाले सांसद हैं। सदन में 52% सांसद पहली बार संसद बने। ये कुल 280 सांसद हैं। अकेले उत्तर प्रदेश से 45 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार संसद पहुंचे हैं। महाराष्ट्र से 33 सांसद पहली बार सांसद बने हैं। 280 नए सांसदों की जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब वो लोकसभा के माननीय सदस्य होंगे और उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसका भी फायदा ले सकेंगे। एक सांसद को सैलरी के साथ साथ अलग अलग तरीके के भत्ते मिलते हैं। अगर सारे भत्तों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो आंकड़ा सैलरी से कहीं ज्यादा हो जाता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि सांसदों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, उनको क्या फैसिलिटी मिलती हैं। हर किसी के जहन में इस सवाल होता है कि दरअसल सांसद का काम क्या होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है और वो काम क्या होता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि एक माननीय सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। यह मूल वेतन है। इसके अलावा 2000 रुपए रोज
भत्ता मिलता है, 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता मिलता है, 60,000 रुपए ऑफिस खर्च का भत्ता मिलता है, किराया मुक्त सरकारी आवास मिलता है, जिसके लिए हर साल 50,000 यूनिट बिजली भी मिलती है। सांसदों को पास भी दिए जाते हैं जो उन्हें मुफ्त रेल यात्रा करने का अधिकार देता है। वो किसी भी तरीके से ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। परिवार को लेकर भी कुछ नियम हैं। इसमें कुछ यात्राओं में परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको भी छूट मिलती है। टोल में छूट के लिए हर सांसद को 2 फास्टैग दिए जाते हैं, जो एक दिल्ली और एक उनके क्षेत्र की गाड़ी के लिए होता है। ये उनको सुविधाएं मिलती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी संसद सत्र चलता है तो सांसद एक तय जगह बैठते हैं। ऐसे में आपके जहन में, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सांसदों की ये सीट कौन तय करता है और ये सीट किस आधार पर इन सांसदों को दी जाती है, या फिर सांसद अपने हिसाब से कोई सीट ले सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संसद में किसी भी सांसद के बैठने की सीट उसकी पार्टी की संख्या के आधार पर तय होती है। उसकी पार्टी में जितने ज्यादा सांसद होते हैं उसके हिसाब से सांसदों को सीट दी जाती है। संसद में बैठने के लिए कई ब्लॉक्स होते हैं। पार्टी के सदस्यों की तादाद के आधार पर उनके ब्लॉक्स तय कर दिए जाते हैं और यह संसद के स्पीकर की तरफ से डिसाइड किया जाता है। डायरेक्शन 122A के जरिए स्पीकर हर सांसद को सीट अलग करते हैं और उनके हिसाब से ही सांसद को सीट पर बैठना होता है। राष्ट्र की आवाज के जरिए संसद में कौन कहां बैठता है, सांसद वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझिए, क्योंकि यह भी बहुत अहम होता है। संसद में सबसे पहला बंटवारा पक्ष और विपक्ष के आधार पर होता है। आगे के ब्लॉक्स में स्पीकर के दाएं हाथ की तरफ सत्ता पक्ष बैठता है और बाएं हाथ की तरफ विपक्ष की सीट होती है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में एक सीट डिप्टी स्पीकर के लिए तय होती है, उसके पास विपक्ष के फ्लोर लीडर बैठते हैं। इसके बाद बाईं तरफ सांसदों की संख्या के आधार पर ब्लॉक्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। जैसा इस बार सबसे ज्यादा दाईं तरफ बीजेपी और लेफ्ट साइड में कांग्रेस के सांसद बैठेंगे। इसके बाद ऊपर के ब्लॉक्स में कम सांसद वाली पार्टियों को जगह मिलती है और इसमें फ्रंट रो के आधार पर सांसदों को सीट दी जाती है। जिस पक्ष में ज्यादा सांसद होते हैं उन्हें उतनी ही सीट फ्रंट रो में मिलती है। इस ब्लॉक्स के आधार पर सांसदों की सीट भी तय की जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ सीनियर सांसदों की उनकी तबीयत को देखते हुए सीट व्यवस्था में बदलाव किया जाता है। जैसे जब मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे तो समाजवादी पार्टी के कम सांसद थे। ऐसे हालात में उन्हें पीछे की सीट दी जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी हालत तबीयत को देखते हुए मुलायम सिंह यादव को आगे की सीट दी गई। ऐसे ही HD देवगौड़ा के साथ भी हुआ था, चूंकि वो सीनियर थे, उनकी तबीयत नासाज रहती थी, तब उन्हें आगे की सीट दी गई थी। तो तमाम लोगों के जहन में सवाल होता है कि उनको सैलरी कितनी मिलती है, सांसदों को काम कैसे होता है, जैसे राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको बताया। लेकिन अब आने वाले वक्त में आप ये देखिए कि जो नई संसद है, नई संसद में नई सरकार का जिस तरीके से गठन हुआ है, आने वाले वक्त में ये संसद नारों से गूंजेगी और लगातार जो मुद्दे सड़कों पर उठे थे, अब वो मुद्दे आपको संसद में उठते नजर आएंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।